गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको प्रातःकालीन नमस्कार। अब देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपना जो पाठ था द लिटिल गर्ल, वो पाठ बच्चों आपको क्या कर दिया था, हमने उस पाठ को पूरा पढ़ा दिया था, पाठ समाप्त हो गया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट अटैच्ड पोयम। आज ये जो इसकी बिल्कुल अटैच है पोयम, इसी चैप्टर के साथ संलग्न कविता। और बच्चों कितने पेज नंबर पर है ये बच्चों? प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 41। 41वें पेज के ऊपर बच्चों आज हम आपको कविता पढ़ाएंगे। एंड द नेम ऑफ द पोयम इज रेन ऑन द रूफ, माने छत पर बारिश, माने छत पर वर्षा। देखो बच्चों, लिटरेचर चाहे कोई सा भी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मलयालम हो या और कोई सा भी, लेकिन एक बात तो बच्चों आपको माननी पड़ेगी, क्या कि जब भी आप पोएम्स पढ़ते हैं, पोएम्स का मतलब जब भी पोएम क्या है? पोएट्री बच्चों लिटरेचर है। क्या है? पोएट्री लिटरेचर है। तो जो पोएट्री है बच्चों, इसमें क्या होता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है पोएट्री में, वो होती है नेचर। क्या होती है? नेचर। अलग अलग प्रकार की कविताएं होती है बच्चों, आप जानते हो, प्रकृति प्रेम वाली कविताएं, प्रकृति चित्रण वाली कविताएं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में और बनन में, बागन में बगरियो बसंत है। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन है बच्चों। कभी पद्माकर ने वर्णन किया है वसंत ऋतु का वर्णन? तो मैं कहना चाहता हूं कि नेचर मानी जो प्रकृति है बच्चों, उसका वर्णन जो है कविता में हम जरूर 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 करते हैं। कुछ देशभक्तिपूर्ण कविताएं होती है, कुछ प्रेम से युक्त कविताएं, माने प्रेम का भाव होता है, उनमें रोमांटिक पोएट्री होती है। लेकिन कविताएं चाहे कैसी भी हो बच्चों, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रकृति का चित्रण तो हो ही जाता है। क्योंकि जब आप अपना प्रेम भी व्यक्त करते हो तो प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हो, सिंबल्स। तो सिंबल्स बच्चों आप कहां से चुनते हो? यू सेलेक्ट योर सिंबल्स फ्रॉम नेचर। आप बच्चों कुदरत से, आप प्रकृति से अपने सिंबल माने अपने प्रतीक चुनते हो, और उससे क्या होता है? आपकी कविता बनती है। आपकी कविता में आ जाता है नाद सौंदर्य, आपकी कविता में आ जाता है इमेजरी माने बिंब विधान। ठीक है? तो इन सब के लिए बच्चों आप इस बात को जानते हो कि जो पोएट्री है उसमें प्रकृति की बात अपन करते हैं। और जब भी प्रकृति की बात करते हैं तो बच्चों ये जो बारिश है ना, बारिश, क्या आप चाहे गाने ले लो, गानों में भी बारिश का वर्णन तो होगा। ठीक है? टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। तो बच्चे एक बात बताओ, बारिश की बात तो आ गई है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो बारिश की बात तो आ गई है। तो आपने ये देखा बच्चों कि आप अगर मान लो अच्छे गाने भी सुनोगे, अच्छे प्रकृति संबंधित गीत, तो कहीं ना कहीं बारिश का जिक्र तो आएगा। पोएट्री की बात करें, हरिवंश राय बच्चन बच्चों आप जानते हो, इलाहाबाद के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य के जाने माने कवि, वो लिखते हैं कि बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा, झकझोर मदमाती हवा, बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से, झकझोर मदमाती हवा, बरसात की आती हवा। तो बताओ बरसात का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदी में बच्चों कवि है जिसका नाम है पंत, पूरा नाम तो आप जानते होंगे। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। पर्वत प्रदेश पर पावस इनकी बड़ी मशहूर कविता है। पर्वत प्रदेश पर पावस इनकी बहुत ही मशहूर कविता है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है बच्चों, पर्वत प्रदेश पर पावस में क्या है कि पर्वतीय प्रदेश है, वहां बारिश होती है, और उस बारिश का वर्णन जो ये करते हैं। तो पावस का मतलब बारिश होता है। आप देख रहे हो बच्चों, पे आ रहा है, इधर भी पे आ रहा है, इधर भी पे आ रहा है, इधर भी पे आ रहा है। दैट्स व्हाट यू कॉल अलिट्रेशन इन इंग्लिश एंड अनुप्रास इन हिंदी। जब बच्चों एक वर्ण जो होता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है उसी क्रम विशेष के ऊपर। जैसे यहाँ पहले स्थान पे तो इधर भी पहले स्थान पे जरूरी, ऐसा नहीं इधर पहला इधर लास्ट। तो क्रमशः जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो दैट्स व्हाट यू कॉल अनुप्रास इन हिंदी एंड अलिट्रेशन इन इंग्लिश। उसे अंग्रेजी में अलिट्रेशन और हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। अब अंग्रेजी में तो मैंने बताया अलिट्रेशन ही होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है बच्चों आप जान रहे? 1 2 3 4, अगर ये 2 बार ही होता तो ये 6 का अनुप्रास होता, लेकिन ये 2 से ज्यादा बार है, इसलिए कौन सा है? ये वर्त्यानुप्रास है। वो चीजें अपने को नहीं पढ़नी है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बारिश का जिक्र तो कविता में होता है। अब बच्चों हमारे जो इंग्लिश पोएट हैं जिनका नाम है कोएटस किन्नी, इनकी कविता रेन ऑन द रूफ का मतलब है छत पर बारिश। वर्णन बच्चों इसमें कुछ ऐसा है कि
आप जानते हो छत के ऊपर जब बारिश होती है और आप अपने मकान में सो रहे होते हैं तो आपके मकान की छत के ऊपर जो लकड़ी के तख्ते हैं, शिंगल्स, अब बच्चों आप ये कहो साहब मकान के ऊपर लकड़ी के तख्ते किधर से आ गए? चलो नहीं आए, ये लकड़ी के तख्ते हैं। पर मुझे एक बात ये बताओ, तख्ते तो नहीं आए, लेकिन आप इस बात को जानते हो कि बच्चों क्या होता है कि हमारे मकानों के ऊपर जो कच्चे घर होते हैं उनमें पता क्या होता है? कच्चे घर आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं वो तो अभी भारत कौन सा कोई पूरे पक्के मकान थोड़ी बन गए, लेकिन फिर भी गांव में कच्चे मकान तो आपको खूब देखने को मिलते हैं। तो कच्चे मकान पर क्या होता है? लोहे के चद्दर होते हैं, टीन बोलते हैं आप उन्हें। अब जो चद्दरों के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरी तो टिप 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 बरसेगी, तो आपको पता है ऐसे ही तो बारिश का समा मादक बना देने वाला, मदहोश बना देने वाला, और ऊपर से फिर चद्दरों के ऊपर जब वो बूंदें गिरती है तो एक सरगम पैदा होती है। लेकिन उस सरगम को कौन सुन सकता है? उस सरगम को बच्चों केवल एक संवेदनशील हृदय ही सुन सकता है। ओनली ए सेंसिटिव हार्ट कैन फील द ब्यूटी ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को अगर कोई महसूस कर सकता तो वो कौन कर सकता है? एक संवेदनशील हृदय। आपको पता है संवेदनशील हृदय ही इसको महसूस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। दिनकर अपनी उर्वशी नाम की किताब में कहता है, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बच्चों आपको, दिनकर अपनी उर्वशी नाम की पुस्तक में कहता है, जिसके ऊपर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में, तो और 1961 में उन्होंने वो किताब लिखी थी। तो बच्चों यहां आप जरा देखो, ये समंदर है, क्या ये समंदर है? और समंदर के किनारे बताओ आप, अगर ये समंदर है तो इसके किनारे बताओ रेत 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 होगी कि नहीं होगी? दिनकर कहता है कि समंदर के अंदर जब लहर उठती है तो आकर के क्या करती है कि किनारे के ऊपर बच्चों जो बजरी, बजरी माने जो बालू रेत है, जिसको कहते हैं, दिनकर देश के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है सिकता। क्या है? तो ये जो सिकता है बच्चों, जिसको आप कहते हैं बालू रेत, इसके ऊपर क्या होता है? पानी की जो लहर आती है और इसके ऊपर आ जाती है, चल जाती है। अब बच्चों ये जो आप बताओ, ये जो बजरी है ना, ये जो सिकता है, जिसको आप विज्ञान की भाषा में क्या कहते हो? आप बच्चों इसको सिलिका कहते हो। तो वैज्ञानिक मानव ने क्या किया है कि ये जो सिकता है इसके बारे में बहुत बड़े बड़े लेख लिखे हैं। कैसे इनकी उत्पत्ति होती है? कहते हैं पहाड़ों के ऊपर जो चट्टानें होती है ना, उनके ऊपर से जब पानी बहता है, आप जानते हो हिमालय के ऊपर बर्फ जमा है, जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का पानी कहां से होकर बहेगा? पत्थरों के ऊपर से होकर के बहेगा। और पत्थर क्या होगा? पत्थरों में फ्रिक्शन माने पत्थरों में घर्षण पैदा होगा, और जब पत्थरों में घर्षण पैदा होगा तो उसके छोटे छोटे कण टूटेंगे, और उसके जब छोटे छोटे कण टूटेंगे तो उससे क्या बनेगा? गाद बनेगा। गाद क्या है? नदी के प्रवाह के संग बहा करके लाया जाएगा, उसको बच्चों क्या है? किनारे के ऊपर जमा कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से जो इसकी क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक असल बात है जो कि एक वैज्ञानिक हृदय कभी महसूस नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि ये लहर जब उठती है तो बच्चों ये लहर जो है ना, ये कौन है? जरा ध्यान देना, ये लहर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेव, तो वो कहता है बच्चों ये एक प्रेमिका है। क्या है? ये एक प्रेमिका है, प्रेयसी है ये। और ये प्रेयसी क्या करती है? उठ करके जाती है, और ये जो बजरी है बच्चों, ये गर्मी से तप रही है, तो ये एक प्रेमिका तप्त हृदय है। ये क्या है? ये प्रेमिका तप्त हृदय है। और ये लहर क्या करती है? इस प्रेमी के तप्त हृदय को क्या पहुंचाती है? ये शीतलता पहुंचाती है। अब बच्चों ये बात तो कहीं भी किताब में लिखी हुई नहीं है, किसी साहित्य में भी लिखी हुई नहीं है, लेकिन इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार की अनुभूति अगर कोई कर सकता है तो वो वैज्ञानिक हृदय कभी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक संवेदनशील हृदय कर सकता है। तो बारिश हो रही है, मकान के छत के ऊपर बारिश गिर रही है और आप मुझे सो रहे हैं, तो बताओ बच्चों चद्दर होते हैं, चद्दरों के ऊपर बारिश गिरती है तो एक अलग प्रकार की सरगम पैदा करती है। कोई कहता हमारे चद्दर नहीं है, किसी के चद्दर नहीं, सीमेंट के चद्दर होते हैं, सीमेंट नहीं होते कोल्लू होते हैं, कोल्लू नहीं होते छपरा होता है, छपरा नहीं होता तो आजकल पक्के मकान बन गए हैं तो उनमें बरामदे में भी टप टप की आवाज तो आई जाती है। परंतु बच्चों ये बात है यहाँ की नहीं, ये विलायत की बात है। जहां ठंडे प्रदेश होते हैं वहां लकड़ी के घर होते हैं। पढ़े आपने ज्योग्राफी में पढ़ा? इग्लू विग्लू, वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर होते हैं इग्लू वगैरह, पर इग्लू नहीं बता रहा हूं मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वहां कुछ लकड़ी के केबिन जैसे मकान होते हैं, और उनके ऊपर क्या है कि बारिश का पानी जब गिरता है तो वो लकड़ी का तख्ता क्या करता है? वो टिप टिप की आवाज पैदा करता है। उस सीन को, उस ध्वनि को, इससे एक ध्वनि बिंब पैदा हो रहा है। कैसा बिंब पैदा हो रहा है बच्चों? यह ध्वनि बिंब। इस ध्वनि बिंब को अंग्रेजी में क्या बोलोगे जरा बताना? इसको कहो ये बच्चों इमेजरी ऑफ साउंड। ठीक है, एन इमेजरी ऑफ साउंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन दिस पोयम। इस कविता में बच्चों एक ध्वनि बिंब को महसूस किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्वाइटेस किन्नी जो क्या बोलती है?
देखो बच्चों, when the sky is covered with dark clouds. Now I am going to start the introduction of the poem. अब मैं कविता का परिचय शुरू कर रहा हूं. When the sky, I mean when the firmament, I mean when the blue noon is totally covered with the dark clouds or the black clouds. जब बच्चों आकाश काले बादलों से घिर जाता है या आच्छादित हो जाता है, and it starts raining, और बच्चों क्या हो जाता है, it begins to rain, और बारिश होना शुरू हो जाता है, it starts raining. तो बच्चों बताओ जरा, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने छत के ऊपर बच्चों बताओ, क्या आपने छत के ऊपर गिरती हुई कोमल बारिश, क्या आपने छत के ऊपर गिरती हुई कोमल बारिश, क्या आपने कभी छत के ऊपर गिरती हुई कोमल बारिश की पेटर माने टप टप या टिप टिप या पटपट या टप टप, वो जैसी भी ध्वनि पैदा करती है, वो ध्वनि क्या आपने कभी सुनी है? और देखो, व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड, कौन से विचार कौंधे बिजली की पड़लकी की तरह हैं, जो बच्चों कैमरे का फ्लैश नहीं होता क्या, जो पड़लका मारता है, तो इस तरीके से विचारों का ऐसा कौन से विचार जो एक पड़लकी की तरह हैं तुम्हारे मनोमस्तिष्क में कौंधे, थ्रू योर माइंड, यानी तुम्हारे मनोमस्तिष्क में, एज यू हर्ड माने जैसे ही तुमने सुना, दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जैसे ही तुमने सुना ये प्रकृति का सरगम. मेलोडी क्या होता है बच्चों, मेलोडी के बारे में बताते हैं आपको. हम कई बार कहते हैं दिस इज ए मेलोडियस सॉन्ग, ये गीत कैसा है, ये मेलोडियस है. तो मेलोडियस का मतलब एक ऐसा गीत जिसमें कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया जाता है. ध्यान दो बच्चों, ये है मेलोडी. क्या बोला हमने, ये मेलोडी को कह सकता हूं मैं कि ये कह दिया मैंने, क्या बोल दिया, सरगम. यानी जब आपने कुदरत की बारिश के इस सरगम को सुना तो आपने कैसा महसूस किया. ये कहता है कि what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature, अर्थात जैसे ही आपने बारिश की इस सरगम को सुना तो आपके मनोमस्तिष्क के अंदर किस प्रकार के विचार कौन थे. तो बच्चों मैंने आपको मेलोडी के बारे में बताया, इसमें कैसी शब्दावली होती है जरा बताना. ये बच्चों, ये हिंदी वाले सर से पूछना हो आपको अच्छे से समझाएंगे. कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है. अब प्रश्न ये है, कोमल कांत पदावली क्या होती है? ऐसे वर्ण होते हैं बच्चों जिनको सुनने में मजा आता है, और जो कर्णकटु नहीं होते हैं, खास तौर पे क्या नहीं आता, ये टवर्ग ये नहीं आता, और क्या नहीं आता, ये क्षेत्र ये नहीं आता, और क्या नहीं आता, जैसे बच्चों जैसे आपने बोला दुग्ग, क्या बोला, दुग्ग, तो ये दो आ रहे हैं द्वित्व, ये नहीं आते. और कोमल शब्दों का प्रयोग होता है. तो कोमल शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या है कि गेयता बन जाती है, वहां थोड़ा माधुर्य बन जाता है उस कविता में. क्या बन जाता है उस कविता में? उस कविता में माधुर्य बन जाता है. तो ऐसे हिंदी के अंदर बच्चों बहुत सारी कविताएं हैं जो आप पढ़ सकते हो, खासतौर पे जब आप किसी रोमांस का वर्णन करते हो, जब प्रेम का चित्रण किया जाता है, तो वहां पर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाना एक्सपेक्टेड या अपेक्षित होता है. ये तो ठीक है. आगे कहते हैं कि, और बच्चों रीड द पोयम, इस कविता को पढ़ो, इस नज्म को पढ़ो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ, ये पता लगाने के लिए कि कवि को कौन सा सपना आ रहा था या कवि कौन सा ख्वाब देख रहा था. वाइल, देखो वाइल के बाद आईएनजी आता है, मैंने बोला था, लेकिन एक दो जगह ऐसी भी देखी हमने कि नहीं है, लेकिन ज्यादातर आता है वाइल लिसनिंग, वाइल ही वॉज लिसनिंग, ये पास्ट में जा रहा, वाइल ही वॉज लिसनिंग टू द रेन, अर्थात जबकि वो बारिश की ध्वनि को सुन रहा था. तो कवि के दिल में कौन सा ख्वाब, उसकी नजरों में कौन सा ख्वाब तैर रहा था, उसके दिल में कौन सा अरमान जो है, कौन से अरमान जग रहे थे, कौन से सपने करवटें ले रहे थे. तो पहली लाइन है बच्चों, when the humid shadows hover over all the starry spheres. देखो बच्चों, ओवर शब्द का मतलब समझ लो पहले. वैसे तो आप जानते हो क्या होता है ओवर, यानी एक सेंटेंस बोलता हूं, देखना, ये है ओवर. जैसे बच्चों मैं कहता हूं कि शिवाजी रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम, शिवाजी एक बहुत बड़े साम्राज्य पर क्या करते थे, रूल्ड ओवर. ठीक है बच्चों, डी को हटा दो, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. तो मैंने बोला शिवाजी रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम, माने शिवाजी एक बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन करते थे. यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चों पर क्या नहीं है, काबू नहीं है. ए बीटल माने भंवरा, ए बीटल इज होवरिंग ओवर, ए बीटल इज होवरिंग ओवर ए ब्लूम, ब्लूम माने कली होता है, तो ध्यान दो बच्चों, होवर.
और यानी होता मंडराना, ये भी अपने बाद लेता है ओवर। ध्यान दो, भंवरा किस पर मंडराता है? भंवरा बच्चों बताओ, सब जानते हो, भंवरा फूल पर मंडराता है। और परवाना माने पतंगा किस पर मंडराता है? जलने में क्या मजा है, ये परवाने जानते हैं। तो बच्चों शम्मा जो होती है उसके ऊपर कौन मंडराता है? उस पर परवाना मंडराता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पतंगा। सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, तो दिया भी जलता है और दिए के ऊपर मरने के लिए कौन मंडराता है? पतंगा मंडराता है। अब बच्चों देखना, वैन माने जब, द ह्यूमिड शेडोज, वेन द ह्यूमिड शेडोज, ध्यान दो बच्चों, ये प्रतीक है, HUMIDSHADOWS। ह्यूमिड यानी क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है बच्चों WET, वेट यानी गीला होता है कि नहीं, या मॉइस्ट भी कहते हैं। अगर ज्योग्राफी की भाषा में बात करते हैं तो मॉइस्ट यानी आर्द्रता, नमी। तो बच्चों क्या होता है कि जब गीले, ठीक है, और फिर आगे क्या आ गया है? साए। साए का मतलब जानते हो? परछाई, उसको साया बोलते हैं। सोचा साथ देगा साया, तो साया का मतलब होता है हमारी परछाई। तो बच्चों ये कहा गया है कि जब गीले साए मंडराते हैं। ओवर माने पर, किस पर? ऑल द स्टारी स्फेयर्स का मतलब होता है, ऑल माने तमाम, स्टारी यानी क्या होता है? तारों के, ठीक है। और स्फेयर क्या होता है बच्चों? लोक। क्या होता है? आप गणित में पढ़ते हो बच्चों, ये स्फेयर है, ठीक है, गोला, और जब इसको आधा काटोगे तो ये बन जाएगा हेमीस्फेयर। क्या बन जाएगा? हेमी। ये हो गया हेमी, और ये स्फेयर। वैसे भी बच्चों आप पढ़ते हो, जैसे मान लो एक मंडल होता है एटमॉस्फियर, वायुमंडल। एक होता है लिथोस्फियर माने थल मंडल, एक होता है हाइड्रोस्फियर माने जल मंडल, और एक होता है बायोस्फियर माने कौन सा मंडल? जैव मंडल। तो मंडल यानी गोला होता है, आवरण होता है। क्लियर है? तो बच्चों पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब गीले साए मंडराते हैं, जब गीले साए मंडराते हैं किसमें बच्चों? कहां मंडराते हैं? तमाम तारों के लोकों में, ठीक है। जब तमाम तारों के लोकों में गीले साए मंडराते हैं। अब बच्चों प्रश्न ये है कि गीले साए क्या होते हैं? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी होगी, और बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों ये स्टाइल है पोएट्री की, जो आपके क्या है कि समझ में बहुत देर से आएगी, लेकिन ये बहुत आगे की बात है, लेकिन मैं आपको आज ही समझा देता हूं। कैसे? क्या चीज समझाना चाहता हूं मैं? ये गीले साए क्या है बच्चों? मैंने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे गीले साए के। यही बात है बच्चों। क्या होता है पोएट्री में? एक दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, हिंदी पोएट्री में 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो तो आपको आने ही चाहिए। एक होता है बच्चों उपमेय, और एक होता है उपमान। ये शब्द बच्चों आपको अंग्रेजी में चाहे चलते हो या नहीं चलते हो, लेकिन आपको इनका बोध होना जरूरी है, क्योंकि जिनको इन 2 शब्दों का बोध नहीं होता है वो विश्व के किसी भी साहित्य का अध्ययन करने में असमर्थ ही होगा। आई बात समझे? ये 2 चीजें होगी, क्योंकि साहित्य में क्या होता है बच्चों? कंपेरिजन होती है। जब आप पोएट्री को पढ़ेंगे तो चीजों की कंपेरिजन होगी, तो जिसकी कंपेरिजन जिससे होगी, अब जैसे मैंने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा तो बच्चों क्या है? सुंदरता का स्रोत है, इसलिए वो तो मान है। मान का मतलब जानते हो?
मान का मतलब क्या होता है? मान का मतलब होता है बच्चों ये शक्तिमान, मानी शक्ति का स्रोत, तो ये तो मान है चंद्रमा। और सीता का मुख जो है वो उसको उसके समान बताया गया ना, तो ये बच्चों मैं है। मैं का मतलब जानते हो ना, जैसे मैं ब्याज लूंगा तो सही थे, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये मुख है और ये चंद्रमा है। अब कभी 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 क्या बोलता है, ध्यान देना, इधर मुख और इधर क्या बोला, चंद्रमा। अब वो चंद्रमा ही बोलेगा, क्या करेगा वो चंद्रमा बोलेगा, इसको बोलेगा ही नहीं, यानी उपमान को ही बोलेगा और उपमेय को बोलेगा ही नहीं। लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो चांद के माध्यम से किसी के रूप का वर्णन कर रहा है, वो चांद के माध्यम से किसी के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कविता की बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, चांद को इन काली काली जंजीरों से किसने बांधा था बच्चों में समझ गया। विदु का मतलब वो किसी नायिका के मुख का वर्णन कर रहे हैं, और काली जंजीरों से मतलब वो उसके जो काले काले केश हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। समझ में आ गया है? तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि इसी प्रकार से आपकी इस कविता में बच्चों मैंने क्या बोला, सिर्फ मैंने बोला गीले साये, परंतु आप समझ गए होंगे कि गीले सायों का मतलब होता है गीले गीले, जिनमें क्या होती है, आर्द्रता होती है। बाप, आप जानते हो बाप उठेगी, जैसे मान लो बाप, तो बाप कैसी होती है, उसमें हाथ डालो, जैसे मान लो बगुनी के अंदर आप दूध गर्म कर रहे हो और आप हाथ यूं करो तो आपका हाथ गीला हो जाएगा ना, और वो धुआं धुआं सा निकलता है कि नहीं, तो गीला धुआं धूम्रपुंज या गीला साया, तो गीला साया बादल है, क्लाउड है, वो क्या है बच्चों, क्लाउड्स है। तो यहां मैं यूं कह सकता हूं कि व्हेन द डार्क क्लाउड्स, डार्क क्यों बोला, क्योंकि बच्चों वो बारिश के समय में जो बादल होते हैं ना उनमें पानी होता है, तो उनके बरसने की संभावना ज्यादा होती है, तो चूंकि उनके बरसने की संभावना ज्यादा होती है इसलिए ऐसे जो बादल होंगे वो कैसे होंगे बताओ, वो काले होंगे। इसलिए मैंने कहा कि व्हेन द ब्लैक क्लाउड्स और व्हेन द डार्क क्लाउड्स होवर, माने मंडराते हैं किस पर, ओवर, अर्थात ओवर यानी पर, ऑल द स्टारी स्फीयर्स, इसका मतलब समझ में आ गया, ऑल द स्टारी ब्लॉक्स, यानी आकाश के अंदर जितने भी तारों के लोक हैं, उन जितने भी आकाश में जितने भी तारों के लोक हैं, उन समस्त तारों के लोकों में जब कौन मंडराते हैं, जब काले बादल मंडराते हैं, और क्या होता है, एंड देखो बच्चों बहुत अच्छी बात है, ये कविता किसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। ये बच्चों अंग्रेजी में एक अलंकार चलता है, हिंदी में आप उसको मानवीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको मानवीकरण कहते हैं बच्चों, हालांकि हिंदी में भी उसका प्रयोग होता है, लेकिन वो हिंदी में एक्चुअली क्या है, हिंदी का वो मौलिक अलंकार नहीं है, वो अंग्रेजी साहित्य से हिंदी वालों ने क्या किया है, टिपा है। टिपते हैं थोड़ा बहुत, इधर से उधर टिप लेते हैं, कुछ वो अपनी टिप लेते हैं, कुछ अपन उनकी टिप लेते हैं। तो जरा देखो बच्चों, ये है पर्सोनिफिकेशन। क्या बोला मैंने, जरा शब्द देखना, पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि नेचर इज वीपिंग, प्रकृति रो रही है, तो क्या कभी प्रकृति रो सकती है, नहीं रो सकती है। तो प्रकृति का आपने किसकी तरह वर्णन किया है बच्चों, मूल शब्द देखो पर्सन की तरह। आपने प्रकृति को क्या मान लिया है, पर्सन मान लिया है, मानव मान लिया, और मानवीय क्रिया व्यापारों का उसके ऊपर आरोप कर दिया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, वो वाला अलंकार होगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, व्हेन द ह्यूमिड क्लाउड्स होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है कि जब गीले साए मंडराते हैं किसके ऊपर, ऑल द स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है जब तारों के सब लोकों पर, या जब तारों के सब लोकों में। इस ओवर का मतलब बच्चों आप इन भी लगा सकते हो अपने हिंदी के हिसाब से, क्या है कि जब तारों के समस्त लोकों में, जब तारों के समस्त लोकों में, जब तारों के समस्त लोकों में गीले साए मंडराते हैं, एंड मेलांकली डार्कनेस। और बच्चों देखो आप, मेलांकली का मतलब होगा एसेडी सैड, और डार्कनेस का मतलब तो आप जानते ही हो। और बच्चों, और उदास अंधेरा। अब बच्चों आप जानते हो यहां भी मानवीकरण है। मानवीकरण का प्रयोग कहां होता है, मानवीकरण का प्रयोग दो जगह होगा बच्चों, या तो वर्ब में पाया जाएगा, और वर्ब में नहीं पाया जाएगा तो एडजेक्टिव में पाया जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि सैड, डार्कनेस, उदास अंधेरा। अब आप जानते हो उदास अंधेरा कैसे हो सकता है, उदास तो इंसान होते हैं, मानव होते हैं, तो यह मानवीकरण है। उसी तरीके से बच्चों रोना, मैंने कहा प्रकृति रो रही है, ये वर्ब है, प्रकृति रो रही है, नेचर इज वीपिंग। तो बताओ बच्चों, वीप जो वर्ब है उसका प्रयोग प्रकृति के साथ में युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति रोती नहीं है, इंसान रोते हैं, मनुष्य रोते हैं। तो बच्चों ये दो शब्द गौर से पकड़ो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट ए फिगर ऑफ स्पीच दैट यू कॉल पर्सनिफिकेशन इन एनी लाइन ऑफ एनी पोयम, अगर आप किसी भी कविता की किसी भी पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार फाइंड आउट करना चाहते हो, पर्सोनिफिकेशन, तो आपकी नजरें बच्चों
उस वाक्य में सिर्फ क्रिया पर होनी चाहिए। अगर क्रिया में नहीं मिलता है तो फिर आपकी नजर सिर्फ एडजेक्टिव पर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अन्यत्र आपको पर्सोनिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये हिंदी की भी बात है, ये अंग्रेजी की भी बात है। और ये बच्चों बहुत गहरा निष्कर्ष है मेरा, आ गई बात समझ में? तो ये बहुत गहन अध्ययन के पश्चात निकाला गया मेरा कंक्लूजन है कि अगर आपको पर्सोनिफिकेशन को किसी भी व्याकरण में पढ़ जाना नहीं मिलेगा है, क्योंकि ये उसमें थोड़ा, ये तो शोध का विषय है, शोध से निकाला हमने। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको पर्सोनिफिकेशन का पता करना है तो पूरे वाक्य को मत पढ़ो बच्चों। आपकी दृष्टि सिर्फ कहां होनी चाहिए? सिर्फ वर्ब के ऊपर होनी चाहिए, और अगर वर्ब में नहीं मिलती है तो एडजेक्टिव के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पर्सोनिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया है? तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, अर्थात जब गीले साए मंडराते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स का मतलब। और बच्चों एक चीज और देखो, स्टारी स्फेयर, ये देखो स्टारी, और ये इधर क्या आ गया स्फेयर। अब बच्चों इसको क्या बोला मैंने? ये देखो ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा, इधर ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था हिंदी में, पर्वत प्रदेश पर पावस। अब बच्चा सोचता है यार अंग्रेजी वाले सर है, हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको पता था ये आज ही आने वाला है। इसलिए हम क्या है, पहले आपके दिमाग में क्या क्रिएट करते हैं? वी क्रिएट एटमोस्फियर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर्स ऑफ स्पीच। हम अलंकारों का माहौल आपके दिमाग में पहले ही पैदा कर रहे थे अपनी मातृभाषा के माध्यम से। अब वो चीज है, तो एसएस दो बार आ गया ना, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ? इसे अंग्रेजी में कहेंगे एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार हिंदी में आ गया। जब तारों के समस्त लोकों में गीले साए मंडराते हैं, एंड मेलांकली डार्कनेस, और उदास अंधेरा क्या करता है बच्चों? जेंटली वीप्स इन रेनी सीजन, जेंटली वीप्स इन रेनी सीजन। अब बताओ बच्चों, अंधेरा कभी रो सकता है क्या? लेकिन ये कह रहा अंधेरा रोता है। क्या कहता है कवि? आपका जो है इस तरीके से वर्णन कर रहा है कि अंधेरा जो है वो रोता है, और रोने के भी दो तरीके हैं। एक तो होता है बच्चों जेंटली, देखो एक क्या होता है बिटरली। दोनों का फर्क समझो। जब बच्चों आप अल्डा अल्डा कर रोते हो, मेरा मतलब बारह पाड़ पाड़ के रोते हो, फूट फूट कर, तो आप उसको कहते हो बिटरली। जैसे शी इज वीपिंग बिटरली, ठीक है, और फादर इज डेड, उसका पिता है ना, तो शी इज वीपिंग बिटरली, वो जोर जोर से रो रही है, जार जार रो रही है, गला फाड़ फाड़ के रो रही है, बार कुकटा कर रही है। और बच्चे ये जो जेंटली है ना, इसका मतलब भी रोना है, लेकिन छुपके छुपके, है ना, सुबक सुबक के, सिसक सिसक के रोते हैं। ठीक है, छुपके छुपके रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं, धीरे धीरे चुप चुप रोते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब बच्चों एक और देखो, इन रेनी टीयर्स, इसमें क्या है? इन द ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द टीयर्स ऑफ रेनी ड्रॉप्स। देखो बच्चों, यहां पर जो अलंकार बनता है वो कौन सा बनता है? वहां पर बनता है बच्चों मेटाफर। अब बच्चों ये मेटाफर क्या होता है? मेटाफर ये होता है कि देखो आंसू क्या है? बारिश की बूंदें आंसू के समान नहीं हैं। रेनी ड्रॉप्स आर नॉट लाइक टीयर्स, बट रेनी ड्रॉप्स आर टीयर्स। समझ में आ गया? बारिश की बूंदें आंसुओं के समान नहीं है, बारिश की बूंदें आंसू ही हैं। तो ये बच्चों सिमिली है, लेकिन ये सिमिली कैसा है? ये कॉम्पैक्टेड सिमिली है। जरा देखो बच्चों, कॉम्पैक्टेड, ये शब्द आपके बहुत काम आने वाला है। कॉम्पैक्टेड सिमिली, कॉम्पैक्टेड सिमिली में क्या होता है? ये लाइक वाइक कोटा देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि डायना इज एज ब्यूटीफुल एज द डायना। डायना उतनी खूबसूरत है जितना चांद है। डायना मानी चांद भी होता है, डायना मानी चांद भी होता है, डायना किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो एक ही शब्द दो बार आ रहा, दोनों बार अलग अलग मीनिंग है, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो? उसे बच्चों अंग्रेजी में तो आप कहते हो पन, है ना, और अपने हिंदी में क्या बोलते हैं आप उसको आप यमक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, एनी हाउ, तो बच्चों मैंने आपको डायना इज एज ब्यूटीफुल एज द डायना। अब मैंने कहा डायना इज डायना, डायना इज द डायना, एज ब्यूटीफुल को हटा दिया मैंने, डायना इज द डायना। तो बच्चों उसको कॉम्पैक्ट कर दिया मैंने। तो ये क्या क्या कहलाता है? ये मेटाफर कहलाता है। अलग से समझाऊंगा इन चीजों का ना। तो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स का मतलब होता है बच्चों जब उदास अंधेरा रोता है। ठीक है, और किसके बहाने रोता है? बारिश के मिस, यानी वर्षा की मिस, अर्थात बारिश की मिस जो है वो सुबक सुबक करके रोता है। जब उदास अंधेरा वर्षा की मिस सुबक सुबक करके रोता है, यानी व्हेन द सैड डार्कनेस वीप्स इन द फॉर्म ऑफ द टीयर्स ऑफ रेनी ड्रॉप्स, अर्थात वर्षा की बूंदें क्या है बच्चों? वर्षा की बूंदें आंसू हैं।
वर्षा की बूंद मतलब कि वर्षा की बूंदे रूपी आंसू बहाता, तो बताओ पूरा पर्सोनिफिकेशन चल रहा है, पर्सोनिफिकेशन है। व्हाट अ ब्लिस। अब कहता क्या मजा आता है। ये ब्लिस तो बच्चों बहुत प्यारा शब्द है, इसको सीखो। ये ब्लिस का मतलब छोटा मोटा नहीं है बच्चों। जब आपको चरम सुख की प्राप्ति होती है, चरम, चरम का मतलब जिस सुख के ऊपर कोई सुख नहीं हो सकता है, ठीक है। जिस मतलब आप ये कह सकते हो क्लाइमेक्स ऑफ प्लेजर, जब आनंद की चरमानुभूति आपको हो जाती है। आप जानते हो बच्चों, आप कभी हिंदी कविता में पढ़ते हो, जब साधक का मन क्या करता है कि जो मूलाधार है वहां से वो जागृत होता है और अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना इत्यादि इंद्रियों को पार करता हुआ, कई लोगों को पार करता हुआ अपनी पीठ जो है ना बच्चों, अपनी रीढ़ की हड्डी में से ऊपर चलता साधक का मन, और साधक का मन अंत में कहां चला जाता है, कई लोगों को पार करके वह ब्रह्मरंध्र में अर्थात अपनी चोटी के पास आ जाता है। और वहां आकर के क्या होता है कि उसका जो सिर है उसमें बच्चों एक होता है सहस्त्रार कमल, उस सहस्त्रार कमल खिल जाता है, उसमें से मकरंद माने आनंद झरता है, और साधक को ईश्वर का क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। और तब उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल ब्लिस। उसे आप ब्लिस कहते हैं, उसे आप सुख की चरमानुभूति कहते हैं। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो। या तो सीधा अर्थ यह है कि बारिश आ रही है और वजह से आप क्या है, कमरे में पड़े हो और अपनी कोहनी के नीचे क्या है, तकिया है। पिल्लो उपधान, उपधान यानी होता है तकिया। तो बच्चों अपनी कोहनी के नीचे आप उपधान को दबाते हैं, तकिए को दबाते हैं, तो कितना मजा आता है। व्हाट अ ब्लिस माने कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। टू प्रेस द पिल्लो माने उपधान को दबाना ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब समझ गए, कॉटेज यानी होता है कुटिया। तो वो बच्चों उधर लकड़ी के होते हैं, लकड़ी की केबिन है ना, केबिन जैसे जो मकान होते हैं, तो उन मकानों में क्या होता है कि आपका बिस्तर है, आपकी शैया है, और उस शैया के ऊपर आप क्या अपनी कोहनी से क्या दबा रहे हैं, अपना तकिया दबा रहे हैं। क्या दबा रहे हैं बच्चों, अपना तकिया दबा रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है। बताओ आपको कैसा लग रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, और आप लेटे हैं, लेटने में बड़ा मजा आता है, आप जो है लेटे लेटे सुन रहे हैं। पेटर का मतलब होता है बारिश की टिप टिप ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड का मतलब होता है अबव, अर्थात आपके सर पर जो कोमल कोमल बारिश हो रही है, जो मुलायम मुलायम बारिश हो रही है, जो नाजुक नाजुक बारिश हो रही है, उस बारिश की टिप टिप की बूंदों को आप अपने सर के ऊपर लेटे हुए सुनते हैं और कोहनी से तकिया दबाते हैं। तो बच्चों स्वर्गानुभूति होती है। कैसी अनुभूति होती है, स्वर्गानुभूति होती है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, प्रयोग करके देख लेना जब इस तरीके का है तो। अब बच्चों इस तरह से अपनी आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।